मित्रों, राजनीति इसी को कहते हैं। कभी कभी कड़वा घूंट पीकर भी समाज सेवा करना पड़ती है। मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सिक पी जाते हैं। ये बयान इशारा है उस नए गठजोड़ का जिससे समन्वय बनाने में बीजेपी को दिक्कत आ रही है। लेकिन बीजेपी के लिए इन बयानों को सामान्य ही कहा जाएगा, क्योंकि सत्ता का चरित्र ही कुछ ऐसा है। सीएम और सुपर सीएम जैसी बातें कांग्रेस सरकार में भी थी। उसके बाद क्या हुआ सबके सामने है। लेकिन बीजेपी में इस मायने में कड़वे घूंट पीने वालों की लंबी लाइन है। तो असहमति जताने वाले भी हैं, जिनमें उमा भारती, अजय बिश्नोई, कुसुम महदेले, प्रदीप लारिया और शैलेंद्र जैन जैसे नाम शामिल हैं, जिन्होंने विस्तार के बाद अपनी बात रखी। इनके अलावा भी कई नाम हैं जो अपने दिल की बात जुबां पर नहीं ला सके। जिस दिन से मंत्रिपरिषद का फैसला हुआ है तब से मैंने किसी भी नेता को फोन लगाना बंद कर दिया है। मैं अपनी तरफ से किसी को फोन नहीं लगा रहा हूँ। पर जैसा मैंने तय किया है कि पार्टी कैबिनेट के बाहर रहते हुए भी मैं दोनों बातों की चिंता करूंगा कि अपने क्षेत्र का विकास, प्रदेश का विकास, प्रदेश की योजनाओं की चर्चा, है ना, सरकार जो कर रही है, ठीक कर रही है, नहीं कर रही है, जो मेरे को उचित लगेगा मैं उस पर लगातार पत्र लिखता रहूंगा। वैसे बीजेपी में खुलकर सामने आने की परंपरा नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस के साथ हुआ उस लिहाज से वो इसे एक मौके के तौर पर देखती है। 9 वरिष्ठ पूर्व मंत्रियों को मंत्री नहीं बनाया गया। आपने खुद देखा है, चाहे अजय बिश्नोई जी हो, चाहे राजेंद्र शुक्ला जी हो, चाहे रमेश मेंडोला जी हो, हर जगह भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनमें काफ़ी इसका गुस्सा भी है। 100 दिन लगे भाजपा को मंत्रिमंडल बनाने में और आज भी वो अभी तक विभाग तय नहीं कर पाए हैं। उपचुनाव से पहले यही चिंता बीजेपी के दिग्गजों की धड़कनें बढ़ाती है, क्योंकि आने वाली लड़ाई करो या मरो वाली होगी। सारे विभाग मुख्यमंत्री में निहित रहते हैं। मैं सब विभागों का मंत्री हूं। सरकार सुचारू चल रही है और कल मंत्रिमंडल की बैठक है, सब हो जाएगा। हम कोई कांग्रेस के मुख्यमंत्री की तरह थोड़ी हैं कि कह दें आ जाओ सड़क पे। हम ऐसा नहीं कहेंगे। हम तो पूरी गंभीरता से लेंगे जब भी वो कहेंगे, तो जो भी बात कहेंगे, अकेली यही बात नहीं। वो नेता हैं, बड़े नेता हैं माननीय सिंधिया जी। सिंधिया और उनके समर्थक की एंट्री के बाद बीजेपी में नाराजगी का ये दूसरा दौर कह सकते हैं। दीपक जोशी, जयभान सिंह पवैया, शेजवार, अनूप मिश्रा और लाल सिंह आर्य जैसे दिग्गजों को बीजेपी ने साथ दिया। लेकिन उपचुनाव से पहले के इस तूफान को क्या बीजेपी रोक पाएगी, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सत्ता का कड़वा घूंट। आपने सुनी बातें अजय बिश्नोई जी की, और विजय सिंह सिसोदिया साहब का भी एक ट्वीट आया है जो चाणक्य नीति के दर्शन को रिफ्लेक्ट करते हुए ये कहता है कि सत्ता रूपी रथ ठीक दिशा की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। इसके पहले दीपक जोशी जी ये कहते हुए सुने गए थे कि विकल्प उनके लिए खुले हैं। शेजवार जी ने ये कहा था कि जो लोग आ रहे हैं वो बीजेपी की रीति नीति को समझें और उसके हिसाब से उसको आत्मसात करके आगे बढ़ें, तो उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। और जिस तरह की सुर खनक रहे हैं, एक और दिग्गज नेता बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय जी ने यह भी कहा कि राजनीति में कई बार कड़वे घूंट भी पीना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि बीजेपी के अंदर खाने में एक बेचैनी है। जैसे प्रेशर कुकर में जब प्रेशर बनता है तो वो प्रेशर एक जगह ढूंढता है जिसको हम सीटी बोलते हैं कि प्रेशर कुकर की सीटी बज गई। और प्रेशर कुकर हम सब के भीतर है। प्रेशर जो है, चाहे वो तनाव जिंदगी का हो, तनाव चुनौतियों का हो, ये प्रेशर आपके और हमारे भीतर भी बनता है। लेकिन कोई ना कोई वॉल्व होता है, कोई ना कोई सीटी होती है जो जब बजती है तो फुर्र से सारा प्रेशर निकल जाता है। बीजेपी में वो प्रेशर निकालने वाली मशीन अगर आप कहें तो वो मशीन रही है संगठन। और इस संगठन के पुरोधा रहे हैं कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल और इस तरह के तमाम नेता, नानाजी। इन लोगों की वजह से बीजेपी में प्रेशर बने तो कई बार, लेकिन बड़े आराम से निकल गए। क्या बीजेपी में वो प्रणाली पहले की तरह अब नहीं रह गई है? बड़े सवाल हैं, बड़े प्रश्न हैं कि कांग्रेस में जो प्रेशर बना था वो प्रेशर इतना बड़ा हुआ कि वो कोई वॉल्केनो बनकर सरकार ही गिरा गया।
और सिंधिया जी के नेतृत्व में 22 लोग अलग हो गए और बीजेपी में आ गए। बीजेपी में प्रेशर कोई अलग पार्टी नहीं बनाता, अलग दल में शामिल नहीं कराता, इक्का दुक्का घटनाएं अलग हैं। लेकिन बीजेपी का ये प्रेशर जब बवंडर उठता है तो ये अपने ही शरीर को क्षति पहुंचाता है। 2018 में शायद यही हुआ था। तो ये बहुत चिंता की बात है और जितनी हम चिंता से यहाँ बात कर रहे हैं उससे कई गुना अधिक चिंता से बीजेपी के संगठन के पुरोधा इस पर बात कर रहे हैं, इसका समाधान ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी एक इसी अनुशासन और इसी संरचना की पार्टी है। आज इसी पर हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। सबसे पहले भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता अब्बास हफीज साहब। बहुत स्वागत करता हूं हफीज साहब। ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता का धर्म निभाने वाले आशीष अग्रवाल जी, उनका मैं स्वागत करता हूं। और जबलपुर से चैतन्य भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत कर रहा हूँ। चैतन्य जी, पहली टिप्पणी आपकी। प्रेशर कुकर है, प्रेशर बनेगा ही, और घटनाएं जब कई बार हो जाती हैं तो कई बीजेपी के नेताओं की मनोभावनाएं हमने देखी। अब इस प्रेशर कुकर की सीटी क्या होगी, ये बीजेपी को ही ढूंढना है। बहरहाल आप किस तरह देखते हैं पूरे मामले को? जी व्हाट्सएप। नहीं, देखिए शरद जी, ये बात तो सही है कि जब प्रेशर कुकर में काफ़ी प्रेशर हो जाता है तो वो निश्चित तौर पे सीटी की आवाज़ में बाहर निकलता है और गृहिणी जो जाके उसको या तो आग बंद कर देती है गैस की या फिर उसको उतार देती है। बीजेपी में भी कुछ कुछ सीटियां सुनाई पड़ रही हैं। अगर उन सीटियों को नहीं सुना गया तो मुझे लगता है कि किसी भी दिन विस्फोट हो सकता है। जिस तरह से बड़े नेता बीजेपी के अपनी नाखुशी जाहिर कर रहे हैं इस मसले को लेके, मंत्रिमंडल को लेके, आप देखिए महाकौशल के बड़े नेता अजय विष्णु, उनके कई ट्वीट आए हैं लगातार वो खुल के अपनी बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा मुखर है। ऐसा बीजेपी में अक्सर होता नहीं है कि कोई इतना सीनियर लीडर इस तरह की बात करे। लेकिन उनका स्पष्ट कहना है कि पहले उन्होंने कहा कि आप इनको मंत्री परिषद में रख रहे हैं लेकिन उनको कोई विभाग न दें। उसके पहले उन्होंने कहा कि महाकौशल की विभिन्न की उपेक्षा हुई, उसमें मुख्यमंत्री उनका प्रभार ले लें। आज उन्होंने ये कहा कि ये जो मंत्री परिषद है अगर वो नहीं बन पा रहा है तो निश्चित तौर से इस पे हमारे नेता की बेइज्जती हो रही। मतलब उनका इशारा शिवराज सिंह की तरफ था और इससे नुकसान हो सकता है। आप देखिए वहाँ भंवर सिंह शेखावत भी लगातार कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उधर ग्वालियर में भी असंतोष है। तो असंतोष तो है और यही कारण है कि आप इतने 5 दिनों बाद भी आप मंत्रिमंडल के बनने के बाद भी विभागों का बंटवारा नहीं कर पाए। क्योंकि जो यद्यपि बीजेपी कह रही कि हमारे यहाँ मलाईदार विभाग कोई नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि हमको ऐसा विभाग मिले जिसमें हमारे आसपास के लोग और हम खुद उसकी मलाई चाट सकें। तो ये बात तो सही है कि बीजेपी में निश्चित तौर पे एक अंदर खाने में खलबली मची हुई है। अब वो कब तक खलबली अंदर तक रहती है और उसका विस्फोट कब होता है, ये देखने वाली बात है। सामने उपचुनाव है, बीजेपी को इस उपचुनाव को जीतने की बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस निश्चित तौर पे इस असंतोष का फायदा उठाने का प्रयास करेगी। बिल्कुल, लेकिन देखते हैं बीजेपी कितना मौका देती है। आशीष जी, कांग्रेस से अगर शायद कोई सबसे बड़ी गलती हुई तो वो ये गलती यही थी कि वो उस असंतोष को बाहर निकालने के लिए, प्रेशर रिलीज करने के लिए प्रेशर कुकर की सीटी को ठीक से डिज़ाइन नहीं कर पाई। अगर आज वो प्रेशर निकल जाता तो बढ़िया ढंग से शायद सरकार चल रही होती और कोई चुनौती नहीं होती। कितनी भी बड़ी ताकत किसी पार्टी की क्यों ना हो, बीजेपी एक बहुत ताकतवर पार्टी है, अनुशासन की पार्टी है, कैडर की पार्टी है, लेकिन प्रेशर कुकर की सीटियां बीजेपी में हमेशा रही हैं। नहीं तो 2005 जैसे घटनाक्रम हमने देखे हैं जब उमा जी जैसी ताकतवर नेता बाहर निकली और अलग पार्टी भी उन्होंने बनाई। अभी वैसी स्थितियां नहीं है, ना ऐसी कोई आशंका है, ना इस तरह की कोई हालात दिख रहे हैं। लेकिन ये अंदर का असंतोष उपचुनाव के ठीक पहले अच्छा संकेत नहीं है। बीजेपी सोच तो रही होगी, क्या कहेंगे आप? जी शरद जी, देखिए सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी आज जिस भी स्तर पर है उसमें 4 पीढ़ियां खप गई हैं। तो आदरणीय ठाकरे जी, राजमाता सिंधिया जी, प्यारेलाल खंडेलवाल जी, इन्होंने जो संस्कार दिए हैं उससे वो जो प्रेशर कुकर की जो सीटी है ना वो परमानेंट हमारे में फिट है।
तो निश्चित रहिएगा कि कोई प्रेशर नहीं है, और जो प्रेशर है वो सब निकल जाएंगे। एक बात, राई का पहाड़ तिल का ताड़ हम कितना भी बना लें, बना थोड़ी पाएंगे। देखिए सच्चाई ये है कि ये संगठनात्मक निर्णय है। डिसीजन मेकिंग को अगर हम थ्योरेटिकली समझें तो पर्सनल निर्णय संगठनात्मक निर्णयों से अलग होते हैं। इनमें अतिशीघ्रता से ज्यादा विचारशीलता की आवश्यकता होती है, उपयुक्तता की आवश्यकता होती है। और ऐसी जल्दी क्या है, 5-6 दिन बीते हैं। आज मेरे मुखिया का बड़ा सिंपल बयान था कि कल कैबिनेट की मीटिंग होगी, यानी कि बड़ा स्पष्ट है कि सब कुछ ठीक है। और उन्होंने जब ये तय कर दिया कि सारे के सारे जो विभाग हैं वो सीएम में ही निहित हैं और सब कुछ ठीक है, तो इसके अलावा किसी और के बयान के मायने रह नहीं जाते। कई बार क्या होता है कि हम रोमांच में आधे गिलास को खाली और भरे के हिसाब से देखने लगते हैं। जैसे मैं कैलाश जी के बयान को मैं समझना चाह रहा था। उन्होंने क्या कहा कि राजनीति में कड़वे घूंट या समाज सेवा में पीने पड़ते हैं। अब उसका मतलब इस निर्णय से नहीं था, इसका मतलब उन समाज सवालों से था जो हमारे कार्यकर्ताओं को कभी कभी सामना करने पड़ते हैं। तो उनका कहना है कि ठीक है, हमें तो समाज सेवा करनी है। मध्य प्रदेश को 15 महीने की जो बदहाली थी, अव्यवस्थाएं थी, अनाचार था, अत्याचार था, उसे निकालने के लिए अगर हमें सवाल का सामना करना पड़े तो ठीक है। तो कल जब कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा ये प्रश्न खत्म हो गया, इसी तरह से पोर्टफोलियो का आवंटन कब होगा यह भी खत्म हो जाएगा। ना कोई प्रेशर है, ना कोई सीटी की आवश्यकता पड़ेगी, सब कुछ ठीक है। और कल जो बैठक होगी उसमें 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश वासियों को उनकी समृद्धशाली यात्रा में कैसे ले जाया जाए, इस पर बात होगी। बिल्कुल, क्योंकि आशीष जी ये बहुत ज़रूरी है कि ये प्रकरण समाप्त हों, नहीं तो कैबिनेट का गठन पहले प्रश्न था, कब करेंगे शिवराज जी, फिर 5 मंत्री, फिर उसके बाद 28 मंत्री, और उसके बाद अब विभागों की बात, विभाग बढ़ जाएंगे तो ये भी प्रश्न ईश्वर न करे खड़ा हो कि ये संतुष्ट हैं विभागों के वितरण से, ये संतुष्ट नहीं हैं। ये तो चलता रहता है, ये राजनीति का एक पक्ष है। लेकिन जितनी जल्दी गरिमामय तरीके से ये सारी चीज़ें समापन की तरफ बढ़ें, क्योंकि इसी के साथ आपका एक बहुत बड़ा प्रयोग भी हमेशा स्टैक पर रहेगा कि जो आपने बड़ा फैसला किया है, बड़ा मन दिखाया है और कांग्रेस से आने वाले एक बड़े फैक्शन को अपने साथ लिया है, ये प्रयोग सफलता की तरफ बढ़े, ये भी एक बड़ी चुनौती है। अब्बास हफीज़ साहब। जी शरद जी, आशीष जी बड़ी खूबसूरती से बहुत सारे मसलों को हल करते हुए दिखाते हैं, लेकिन ये असलियत नहीं है। आशीष जी की वाणी ऐसी है जैसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। हम जानते हैं कि इनके यहाँ पे क्या परेशानियाँ हो रही हैं, क्योंकि जिस मंडली ने हमारे यहाँ कैबिनेट के एक्सपेंशन, कैबिनेट के एलोकेशन को, आवंटन को देरी की कराई थी, वही इनके साथ हैं। अब वो मंडली इनके साथ है जिसको लेकर ये चले हैं आगे। 28 दिसंबर का दिन था 2018 में, शिवराज सिंह चौहान जी विपक्ष में आ चुके थे। उनका बयान था कि संवैधानिक संकट सा आ गया है मध्य प्रदेश में। ऐसा कभी नहीं देखा कि पहले तो मुख्यमंत्री की शपथ में देरी हुई, और ऐसा कभी नहीं देखा कि 8-10 दिन हो गए हों, आवंटन ही नहीं हो पाया है, एलोकेशन नहीं हो पाए हैं विभागों के। अब यही चीज़ शिवराज सिंह चौहान जी से कोई पूछे कि अब उनके क्या स्वर बदल गए हैं, अब क्या हो गया है। पहले तो 100 दिन तकरीबन लगभग देखा जाए तो बिना मंत्रिमंडल के ही रहा। आज भी हमारे जिला प्रशासन किसके अधीनस्थ हैं किसी को नहीं पता है। कोरोना महामारी के अंदर एक तरह की जिस तरह की लापरवाही देखने को मिली, इनकी अंतरकला, इनकी वजह से जनता मध्य प्रदेश की नुकसान उठा रही है। उसका क्या कसूर है कि वो भुगतान करे? वो जनता जिसने चुना किसी सरकार को था, इन लोगों ने उस सरकार को अस्थिर कर दिया, अपनी सरकार बना ली, पर ऐसा घूट पिया है एक तरह से विष का कि अब उसके लिए परेशान जनता को होना पड़ रहा है। ये कहाँ का न्याय है? आज कोई बच्चा, देखिए आप स्कूल्स के, कॉलेजेस के अंदर परेशानियां हैं, स्टाफ, स्कूल मैनेजमेंट, जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ, अभिभावक, उन सब के बीच में उसको सुलझाने के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? हमारे आशीष जी बता नहीं सकते आज मध्य प्रदेश का। उच्च शिक्षा मंत्री कौन है मध्य प्रदेश का? किसी को नहीं पता। वाणिज्यिक कर मंत्री कौन है मध्य प्रदेश का? किसी को नहीं पता। आज क्या स्थिति बना दी मध्य प्रदेश की, उस मध्य प्रदेश में जहां 7.5 करोड़ लोग पहले से कोरोना से परेशान थे, अब इनकी अंतरकला से परेशान। चैतन्य भट्ट साहब, ये प्रश्न जो कांग्रेस पूछ रही है तो जाहिर तौर पर उसके पीछे उसकी मंशा भी बहुत साफ है। जी आशीष जी, मैं आऊँगा आपकी तरफ, लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि ये सिलसिले थमेंगे, ये पहला सवाल है। और दूसरा ये सवाल है कि असंतोष की बात जो सबसे उसकी चेतावनी भरी बात होती है वो ये होती है कि वो कभी समाप्त नहीं होता। अगर वो व्याप्त हो गया एक बार तो वो किसी न किसी रूप में चलता रहता है, क्योंकि उस असंतोष के जो पहरुए होते हैं, उसका जो संचार करने वाले होते हैं, उनके भीतर नारद मुनि का भी तत्व होता है, उनसे क्षमा सहित,
उनके भीतर और भी कुछ नाम है जो हमारे पौराणिक संदर्भों में है। मैं नारद मुनि पर ही समापन करता हूं इसका, और वो नारायण नारायण करते हुए कहते हैं आपको देखकर बड़ी पीड़ा होती है, क्या दिन थे और आज क्या दिन है, नारायण नारायण। और ये असंतोष को भड़काने का सबसे बड़ा कारण बनता है। क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद विभागों को लेकर बात होना शुरू हो जाएगी कि उनके पास अच्छे, उनकी शर्ट हमारी शर्ट से ज़्यादा सफ़ेद है। किस तरह से आपको लगता है कि बीजेपी क्या सोच रही होगी इस समय, और किस तरह से रोकथाम होनी चाहिए? नहीं देखिए शरद जी, अभी जो हफीज़ साहब ने कहा कि बीजेपी में अंतर्कलह, तो मुझे लगता है कि अंतर्कलह का बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव निश्चित तौर पे कांग्रेस के प्रवक्ता जी को है, क्योंकि उनके यहाँ भी इसी तरह का अंतर्कलह चल रहा था, जिसके कारण आज उनको इस तरह विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि पहले एक टाइगर था प्रदेश में, अब दूसरा टाइगर आ गया, और जो सत्ता रूपी टाइग्रेस है, शेरनी जो है, उस पर आधिपत्य जमाने के लिए दोनों में द्वंद्व चल रहा है, और उसके कारण प्रदेश उसका खामियाजा भुगत रहा है। बीजेपी के नेताओं को ये समझना चाहिए कि जो बरसों से बीजेपी के दरी फट्टे उठा रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं, उनके मन में निश्चित तौर पे असंतोष तो रहेगा कि उनकी जगह जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं, जिनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है, उनको आप सबसे ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो। केंद्रीय नेतृत्व ने भी उसी तरह का किया, और शिवराज सिंह की भी मुझे लगता है कि इस बार नहीं चली जैसे पिछली बार। इसमें आप क्या कुछ हड़बड़ी भी देखते हैं दिया गया था कि ये हड़बड़ी ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तो बनाई, लेकिन अपने सीनियर लीडर्स को और कार्यकर्ताओं को क्या इस तरह से कॉन्फिडेंस में पूरी तरह नहीं लिया कि ये सरकार एक उद्देश्य के लिए बनी है, और इस सरकार का जो कन्वर्जेंस का मॉडल है, इसमें हमें जो नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, अब मेहमान नहीं, अब तो बीजेपी के साथी हैं, इन पर हमारी पूरी तवज्जो होगी। तो ये आपके लिए सेक्रीफाइस का टाइम है, क्योंकि बीजेपी का नेता और कार्यकर्ता जिस तरह अपना हक मांग रहा है, तो वो यही मान रहा है कि सरकार पूरी तरह से उसी के दम पर बनी है। जी, एक छोटा सप्लीमेंट्री है मेरा। जी नहीं, ये बात तो सही है कि भाई देखिए, सरकार तो निश्चित तौर पे सिंधिया समर्थकों के कारण ही बनी है, अन्यथा बीजेपी को 5 साल तक विपक्ष में बैठना पड़ता। तो ये तो इनको मानना पड़ेगा। अब लेकिन सवाल इस बात का है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि अगर मैं विधायक हूं तो मुझे मंत्री बनाया जाए, इतना सीनियर हूं मैं, 6-6 बार से जीता हूं, कोई 4 बार से जीता है, कोई 5 बार से जीता है। लेकिन उनको ये भी समझना होगा कि अगर वो 5 बार जीते हैं तो किस आधार पर जीते हैं। पार्टी ने ही उनको विधायक बनाया, पार्टी ने ही उनको टिकट दी, तब वो 4 बार के और 5 बार के विधायक बन पाए। तो उनको निश्चित तौर पर त्याग तो करना पड़ेगा। लेकिन राजनीति में आजकल त्याग की परिपाटी खत्म हो गई शरद जी। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे सब कुछ मिल जाए, और यही कारण है कि इस तरह का जो असंतोष अभी धीरे धीरे सामने आ रहा है। मुझे लगता है कि सितंबर अक्टूबर तक, जब तक चुनाव होंगे, तब तक ये असंतोष बहुत ज़्यादा तेज़ी से सामने आएगा, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है। ये बात अलग है कि हो सकता है कि उपचुनाव में बहुत से सिंधिया समर्थक विजय ना हासिल कर पाएँ, उसके बाद उनको बीजेपी के जो नाराज नेता हैं उनको एडजस्ट किया जाए, लेकिन नाराजी तो है। आप देखिए कि वो ये भी कह सकते हैं सर, कोटा तो हमारा ही है, नाराज और शिवराज बाकियों को एडजस्ट कर लीजिए, बन गए हैं मध्य प्रदेश। हाँ नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है ना कि भाई अभी तो उनको एडजस्ट करना है, सबसे पहले तो उनको एडजस्ट करना है और उनको विभाग देना है, ताकि वो जाके वहाँ पे उपचुनाव जीत सकें, घोषणाएं कर सकें। ऐसे मंत्री वहाँ जाएं, लोगों को बताएं कि देखिए हम मंत्री हैं और हम इतनी घोषणाएं कर रहे हैं इस शहर के लिए, इस इलाके के लिए। अभी देखिए वो चंबल रूट कौन सा एक वो बड़ी योजना है, उसके बाद जी तो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया तो विभाग मिल जाए तो निश्चित तौर पे उनको इसका फायदा होगा। लेकिन अब विभाग को लेकर जिस तरह की खींचातानी चल रही है, मुझे नहीं लगता कि कल भी मंत्रिमंडल की बैठक हो पाई, क्योंकि वर्कआउट अभी शिवराज सिंह का चल रहा है, बहुत लंबा वर्कआउट चल रहा है उनका। बड़े बड़े जो जिम में जाने वाले इतना वर्कआउट नहीं करते जितना शिवराज सिंह जी कर रहे हैं। जी आशीष जी देखिए, अब्बास सबसे पहले मेरे भाई हैं और बड़े ही मुकम्मल प्रवक्ता हैं, तो उनके प्रति पूरे आदर और सम्मान के साथ मैं जो अतिशीघ्रता की वो बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो 6 दिन को उन्होंने 8 से 10 दिन कर दिए, तो वो अतिशीघ्रता वो पार्टी के प्रवक्ता करते हैं जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई हो, प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाई हो और आज तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई हो। तो कम से कम हमें पोर्टफोलियो तय करने का थोड़ा सा तो समय दे, इतना हंगामा क्यों है बरपा। दूसरा विषय देखिए, जब भी उनके मन में ऐसा भ्रम पैदा हो कि मध्य प्रदेश में 23 मार्च के बाद कैसी सरकार चली है, तो वो तथ्यात्मक तौर पे कांग्रेस की जहां सरकार है, मसलन हम महाराष्ट्र की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें,
तो वहां से आंकड़ों पर अगर वो बात कर लेंगे कोरोना के, तो उन्हें समझ में आएगा कि 23 मार्च के बाद शिवराज जी ने जिस तरह से अपने आप को झोंका, उससे विजय पाने में हम सफल हुए हैं। तीसरा विषय, कभी कभी हम बात करते करते कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, हम बात करने लगते हैं कि कांग्रेस जैसा असंतोष। अरे कांग्रेस जैसा असंतोष? कांग्रेस में तो उमंग सिंगार दिग्विजय सिंह को माफिया कहते थे, ब्लैकमेलर कहते थे, शराबखोर कहते थे। गोविंद सिंह जी अपने विधायकों पर रेत खनन, अवैध उत्खनन का आरोप लगाते थे। लक्ष्मण सिंह जी कहीं पर धरना देते थे। यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो जो व्यक्ति बोल रहा है वो भी एक दो जो लोगों ने बोला है उसके भी हमें कयास लगाने पड़ रहे हैं कि क्या पता इनके शब्द का मतलब ये हो, वो भी स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए किसी भी तरह की असंतोष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ये जानता है कि उनके लिए सबसे पहले राष्ट्र, प्रदेश, फिर दल और फिर वो स्वयं, और यही हमारी नीति है और इसी पर हम चलने वाले हैं। जी, लेकिन आशीष जी, इसको छोड़ना, अनएड्रेस छोड़ना बहुत खतरनाक होता है। और आपके मित्र जिनकी आप बहुत प्रशंसा करते हैं, और आपके मित्र भी आपकी प्रशंसा करते हैं, और ये बहुत अच्छा जेस्चर है, लेकिन किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज करना एक बड़े असंतोष का कारण बनता है। जी जी कि शरद जी, सबसे पहले तो आशीष जी, मैंने पहले भी कहा था, बहुत खूबसूरती से बताते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। ये कह रहे हैं कि 5-6 दिन हुए हैं, आवंटन नहीं हुआ है विभागों का, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि 107-108 दिन हो गए हैं कि मध्य प्रदेश के विभाग बिना मुखिया के चल रहे हैं। वो मध्य प्रदेश जिसके अंदर 7.5 करोड़ लोगों का भविष्य दाव पे लगा दिया गया अपनी सत्ता की दौलतता के चलते, उस मध्य प्रदेश के युवा की, उसके किसान की, उनकी क्या गलती थी? उनका कोई गलती नहीं थी उनकी। दूसरी बात जो मैंने कहा कि देखिए, अभी तो असंतोष सिर्फ मंत्रियों में है, अब असंतोष खुलकर आएगा जो क्षेत्र के लोग हैं। जैसे हमारे भट्ट साहब संस्कार धाणी से आते हैं, वहां कितने मंत्री दे दिए इन्होंने महाकौशल के अंदर। विंध्य में क्या हुआ, बड़े बड़े केदार शुक्ला जी का तो सुन रहे थे कि इस बार तो बनी जाएंगे, साल साल वो विधायक रहे लेकिन नहीं हुआ। दूसरे लोग भी हैं मौजूद, चंबल का कैबिनेट बना के छोड़ दिया। ये कहां का न्याय है? क्या उपचुनाव की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश की जनता से कॉम्प्रोमाइज करेगी भारतीय जनता पार्टी, उनको परेशानियों में डालेगी? ये सही नहीं है। जिस तरह से सरकार इस बार भाजपा चला रही है, वो क्योंकि इसलिए चला रही है क्योंकि उन्होंने खुद ही सरकार को हासिल किया है, जनता ने तो उनको दिया नहीं था। तो अब जनता के साथ वो कोई ऐसी बात कर ही नहीं रहा जिससे जनता को फायदा पहुंचे। रही बात आखिरी के, इन्होंने कहा मिला लीजिए, ये महाराष्ट्र की बात करना चाहते हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के आंकड़े मिला लीजिए, समझ में आ जाएगा। मास टेस्टिंग हमने वहां पर करी, लेकिन बात यहां पर आज मध्य प्रदेश की है और इनकी सरकार की है। तो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स में मैं नहीं जाना चाहता, बात सिर्फ इतनी सी है कि मध्य प्रदेश की जनता भुगतान कर रही है। जी आशीष जी, बहुत संक्षेप में, कम वक्त है मेरे पास। जी जी बोलिए। जी देखिए, मेरे मित्र ने कहा कि किसान का क्या दोष था, बेरोजगार का क्या दोष था। मैं बताता हूं, उनका दोष था कि उन्होंने राहुल गांधी के झूठे वादों पर विश्वास किया था। ना किसान का कर्ज माफ हुआ, ना बेरोजगारों को भत्ता मिला, और अनाचार और अत्याचार जब बढ़ा तो दुष्यंत कुमार की उन पंक्तियों पे भारतीय जनता पार्टी का संगठन चला कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आसपास और उस समय जब आपके लोग बच्चों का ये क्यों नहीं करते किसानों का कर्जा माफ? आपने भी तो 2008 में वादा किया था आशीष जी, बदलकर आपने 10 साल में नहीं किया, हम तो पूरे 5 साल में कर ही देते। आप उसको जारी रखिए, अल्प समय की सरकार है आपकी, कभी भी अपने अंतरकलह अंतर्क्रोध से गिर जाएगी। उससे पहले जब हम रहते थे तो एक साल में 32,000 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचाते थे। कर्जा माफ करने का वादा था जो आपने संकल्प पत्र 2008 में जारी किया था, आपने नहीं माफ किया। उसके बाद हमारे माननीय और उसके बाद साहब कृषि मंत्री बने 2017 में, उनका बयान है हम कर्जा माफ नहीं कर सकते। देखिए, अपने क्रम पे बोलिए। देखिए, मैं तथ्यात्मक रूप से बात कर रहा हूं। मैंने कहा आपकी बात अधूरी क्यों छोड़ूं, उसको मुकम्मल कर दूं। मैं करूं तो जब हमारी सरकार थी। बोलिए आशीष जी, खत्म करिए बात। जी जी ठीक है, अगर आपकी बात हो गई है तो मैंने आपको बताया कि उसके बाद जब हमने ये निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश में ये अत्याचार बंद होना चाहिए, तब ये सरकार बनी। बार बार आप भ्रम फैलाते हैं कि क्यों टूटी, जब आपके मुखिया कमलनाथ ये तय कर चुके हो कि दिग्विजय सिंह के कारण ये सरकार टूटी, तो कम से कम अब तो आप मान लें। आपको स्वयं नहीं मालूम कि सरकार का वादा किया, 17 में साफ मना कर दिया, हमने शुरू किया, आधा हो गया, आधा पूरा हफ्ते तक नहीं। क्षमा चाहूंगा, आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, लेकिन एक चीज जरूर लगती है, और फिर बार बार महाभारत के दृष्टांतों की होती है तो फिर उसकी तरफ जाने का मन करता है कि युद्ध के नियम कई बार जब टूट जाते हैं, खासतौर से जो पहला नियम टूटता है
उसके बाद शायद नैतिकता की बात करना छूट जाता है और ये दोनों पक्षों के लिए हो जाता है। जैसे महाभारत के युद्ध में हुआ कि कोई कहता है कि अभिमन्यु का इस तरह निर्मम वध क्यों हुआ, अब तो हम नहीं छोड़ेंगे। और नहीं छोड़ेंगे में मतलब ये है कि फिर युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति भी कहता है नरो वा कुंजरो वा, धीरे से फुसफुसा कर वो भी कह देता है जिसने कभी झूठ नहीं बोला। ये बड़ी एक फिसलन भरी राह है और इस फिसलन भरी राह की चाह सत्ता के गलियारों की तरफ जाती है। त्याग की, सिद्धांतों की, मूल्यों की बात करना छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो छूटा तो सब छूटा। इसलिए चाहे मेरे साथ दो युवा राजनीति के मित्र हैं और दोनों बहुत ब्राइट हैं, ये कहने में मुझे संकोच नहीं, तो नैतिकता का परचम लेकर तो चलना होगा साहब, क्योंकि नैतिकता ही वो रोशनी भरी एक मशाल की तरह आपके हमारे सामने है कि किसी अंधेरी गुफा में बरसों बरस चलने के बाद टनल के दूसरे सिरे पर अगर ये उम्मीद और नैतिकता रूपी हमें दिखती है तो हमें लगता है कि ठीक है, अभी ये कीचड़ गंदगी से ज़रूर हमारे कपड़े सन गए हैं, लेकिन सब दुरुस्त होगा। ईश्वर करे सब दुरुस्त हो। और ये जो एक बार मामला ये उठा है, मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत कम ऐसे मौके हैं, 67 के बाद ये मौका आया है। ये मौका आगे बहुत कुछ और ना दिखाए, इसके लिए दोनों ही दलों को बहुत शुभकामनाएं। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।